Hello students, I am Kamna Kushwa and today I am going to discuss the meaning of microeconomics and macroeconomics. So the micro means small, means chota, and this word is derived from Greek word micros. Now microeconomics is that branch of economic साइंस विच स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. जब हम पूरी इकोनॉमी में से केवल इंडिविजुअल यूनिट्स के ही इकोनॉमिक इश्यूज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल फैमिली हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, बट नॉट द एग्रीगेट, पूरा टोटल नहीं हो, केवल इंडिविजुअल फर्म्स हों चाहे कंज्यूमर्स हों, जब हम उनके इकोनॉमिक इश्यूज़ को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. Means it studies the economic behavior of the individual unit rather than all the units combined together. हम टोटल नेशनल इकोनॉमी का स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस सिंगल फर्म्स की स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है. नाउ लेट्स डिस्कस characteristics of microeconomics. Characteristics are also related like the meaning. First is study of individual units. As I told you that microeconomic studies only individual units, means economic issues of any firm, any single consumer, like that. Second is determination of individual price. As usual, it is also called as price theory. Microeconomics को price theory भी कहा जाता है, but wherever the individual price of different products by analyzing the demand and supply, that is behavior of buyers and sellers. जब कोई भी consumer प्राइस हाई होने पर ये डिसाइड करता है कि उसे अब वो कितना परचेज़ कर पाएगा, और प्राइस कम होने पर प्रोड्यूसर्स ये डिसाइड करता है कि अब वो कितना सेल कर पाएगा एज अ सिंगल पर्सन. तो ये हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. थर्ड इज स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स. आई हैव टोल्ड यू कि छोटे छोटे वेरिएबल्स को ही ये स्टडी करता है. टोटल एग्रीगेट, टोटल जो हमारी इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं वो इसमें ऐड नहीं होते. नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. द मैक्रो मीन्स लार्ज एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस. मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, जो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है. मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. जब हम किसी सिंगल यूनिट्स को स्टडी ना करके पूरी एक इकोनॉमी के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. इट स्टडीज़ द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ एन इकोनॉमी. पूरी एक नेशनल इकोनॉमी का इसमें स्टडी किया जाता है, सच एज टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, balance of payments with other countries, means international issues are also included in this, quantity of money, taxation, budget. जो भी सिंगल यूनिट से रिलेटेड ना हो, टोटलिटी से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, वी नो कि हम इसमें पूरी एक इकोनॉमी की स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मीन्स हम इट डील्स विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़. इसमें हम जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू आवर कंट्री एंड अनदर कंट्री, जिनसे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़, वो सब सारे एक्सपेक्ट्स हम इसमें स्टडी करते हैं मैक्रो लेवल पर. सेकेंड इज एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स. जनरल प्रॉब्लम्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल पॉलिसी है. फिजिकल पॉलिसी मीन्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दे आर रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी. एंड जनरल प्राइस लेवल, हमारी जो कंट्री में है, किसी भी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. और जनरल एम्प्लॉयमेंट, द टोटल एंड ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारे टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है या हमारे टोटल प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट. यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल को इंटरेस्ट ना देकर, सिंगल इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस ना देकर, या सिंगल फर्म हो चाहे सिंगल कंज्यूमर हो, उनकी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस ना देकर पूरी इकोनॉमी के बारे में डिसीज़न लिया जाता है. देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ
whole economy. Here the next topic is why economics is considered as a positive science. इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद द प्रेजेंट कंडीशंस और व्हाट इज़. जो भी प्रेजेंट कंडीशंस होती हैं या पास्ट कंडीशंस को एनालाइज करते हैं या प्रेजेंट कंडीशन के बेस पर फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड कर सकते हैं. मीन्स हमारे पास जो फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके बेस पर हम फ्यूचर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं. इट डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट विद इन इट्स ओन फील्ड. जब हमारे पास फैक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो शो करता है वो हम पॉजिटिव साइंस में डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें जो भी एक्चुअल डाटा होता है उसे वेरीफाई करने के बाद हम किसी भी फ्यूचर रिजल्ट को जज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन इफ़ एडिशनल लेबर एंड कैपिटल आर अप्लाइड. एक प्रोडक्शन एक लैंड है जिस पे प्रोडक्शन होना है और उस प्रोडक्शन में अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा है इट्स कॉमन कि अगर अभी 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है और अगर हम एडिशनल लेबर और कैपिटल उसमें प्लॉट में अप्लाई कर देंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड या सर्टेन पॉइंट हमें कुछ ना कुछ हमने अगर एडिशनल लेबर लगाए हैं तो प्रोडक्शन भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा. मीन्स व्हाट इज़ द इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड कैन नॉट बी सजेस्टेड. ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट्स पे डिपेंड करती हैं. अगर हमने प्रोडक्शन में कैपिटल और लेबर को इंक्रीज़ किया है तो प्रोडक्शन भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ ही होगा. देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड suggestions of the present conditions based on past analysis. Next is why economics is considered as a normative science. जो पॉजिटिव साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है. मीन्स जो भी हम उसमें एनालिसिस करते हैं वो फैक्ट्स के बेस्ड पर करते हैं. बट यहाँ पर हम सिर्फ फ्यूचर स्टेटमेंट्स देते हैं, ना हमारे पास पास्ट के कोई एनालिसिस है और ना ही हम प्रेजेंट की कोई कंडीशंस को डील करते हैं. केवल फ्यूचर स्टेटमेंट्स देते हैं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, विदाउट एनी फैक्ट्स. सो इट गाइड्स टू what इज़ गुड एंड what इज़ वेड. ओनली फ्यूचर स्टेटमेंट्स हैं जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये फ्यूचर में सही है या गलत. द एक्चुअल डाटा इज़ इम्पॉसिबल टू बी वेरीफाइड. यहाँ पर एक्चुअल डाटा कुछ भी नहीं है जिसके बेस पर ये स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है. जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करना पड़ता है, उनके सेंटिमेंट्स, पैशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सबको स्टडी करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी जो डिमांड है या सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़. बट यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ को एनालिसिस नहीं किया जाता है, केवल फ्यूचर में स्टेटमेंट्स दिया जाता है कि हाँ फ्यूचर में डिमांड या सप्लाई इंक्रीज़ होनी चाहिए. लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स टू कर्ब द राइजिंग प्राइस लेवल. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया होगा कि इंडिया को जो हमारी प्राइस लेवल है उसको कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए. लेकिन हम स्टेप्स कैसे उठाएंगे उसका कोई भी प्रीवियस एनालिसिस इसमें नहीं किया जाता है. नेक्स्ट इज़ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मस्ट बी रिड्यूस्ड. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं कि हमें जो है इनइक्वालिटी को कम कर देना चाहिए. बट इसका कोई भी एनालिसिस नहीं है कि इनइक्वालिटी कैसे कम होगी. सो नॉर्मेटिव साइंस में जो भी होता है वो फ्यूचर स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे उनके कोई फैक्ट्स हों या उनका कोई एनालिसिस हो या नहीं हो. जो केवल एक स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू सही हो भी सकती हैं फ्यूचर में या नहीं भी हो सकती हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा. बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो पास्ट एनालिसिस के बेस्ड पर ही होती हैं या प्रेजेंट एनालिसिस कंडीशंस के बेस्ड पर होती हैं, जिन्हें हम ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. So all the topics of first chapter have been covered. So revise it and go through the chapter and learn it well.